Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Today we are going to start with chapter number 1, and that is introduction of partnership and partnership final account. Friends, already in 11th standard OC subject we have learned about forms of business organizations. और ये forms of business organization के अंदर एक फॉर्म था पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? जहां पर 2 or more people come together to do business for an objective to earn profit. Yes? तो जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ऐसा जो एक एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट के थ्रू जो बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है उसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म. तो क्या होता है स्टार्ट टू एंड हम देखेंगे यहां पर. लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. The sole proprietorship has its limitations such as limitation of capital. Sole proprietorship मतलब क्या हो गया? Sole trading concern. तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न की अपनी एक लिमिटेशन होती है. क्या क्या लिमिटेशन होती है वहां पर? कैपिटल लिमिटेड होता है क्योंकि एक ही इंडिविजुअल है. देयर वी हैव लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. एक ही व्यक्ति को सारे काम करने होते हैं. शॉप ओपन करने से लेकर कैश काउंटर का मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट, परचेस देखना, सेल देखना, अकाउंटिंग देखना, एवरीथिंग इज डन बाय सिंगल हैंड. तो सोल प्रोप्राइटर की ये प्रॉब्लम्स है. और क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एटसेट्रा. तो ये लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया एंड दैट इज पार्टनरशिप फर्म. हेंस व्हेन अ बिजनेस इज टू बी सेट अप on a scale which needs more capital and involves more risk, 2 or more person come together to run it. तो जहां पर ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है और जहां पर ज्यादा रिस्क होता है ऐसी जगह पर 2 या 2 से ज्यादा लोग आकर के बिजनेस करते हैं. दे एग्री टू शेयर कैपिटल, द मैनेजमेंट, द रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. Such mutual relationship based on an agreement amongst this person is termed as partnership. ये जो इनके बीच का एग्रीमेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं. क्या कहते हैं? पार्टनरशिप. ठीक है. The person who have entered into the partnership are individually known as partner. For example, if there are 4 person in a partnership, तो इंडिविजुअली है ना 4 पर्सन हैं, 1 2 3 4, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी. तो इंडिविजुअली उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा पार्टनर्स. और कलेक्टिवली उन्हें क्या कहा जाएगा? फर्म. ठीक है ना. कलेक्टिवली साथ में मिलकर वो क्या है? फर्म है. और इंडिविजुअल लेवल पे क्या है? पार्टनर्स हैं. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. जब भी आप पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एग्रीमेंट. क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स. क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा फर्म रन होता है. ठीक है. सो पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन. 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन है कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन बिजनेस. क्यों साथ में आ रहे हैं? ताकि वो बिजनेस को रन कर सकें विथ अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म. और उनका व्यू क्या है? यहां पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम मिलकर शेयर करेंगे. मिलकर शेयर करेंगे. गेटिंग इट एवरीवन? सो डेफिनेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है. डिफाइंस द पार्टनरशिप एज it is the relation between person who have agreed to share the profit of a business. देखिए यहां पर क्या बोल दिया? ये एक रिलेशनशिप बिटवीन किसके है? पर्सन के, जिन्होंने क्या किया? एग्री किया है
कि बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बिजनेस सबके द्वारा चलाया जाएगा या कोई एक सबके बिहाफ में काम करेगा, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। सिमिलरली यहां पर प्रोफेसर हैंडी, इन्होंने भी यहां पर डेफिनेशन दिया है, पार्टनरशिप इज द रिलेटिंग एग्जिस्टिंग relation existing between persons competent to make contract। मतलब जो लोग लायक हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के। कौन होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक? जो सॉल्वेंट पर्सन हो, जो मेजर हो। मेजर मतलब जो माइनर नहीं है, अबाउट द एज ऑफ 18 प्लस, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और साथ ही साथ शुड नॉट बी इनसेन। मतलब पागल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो हु एग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए यहां पर? लॉफुल। मतलब इलीगल एक्टिविटी में आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, वो लॉफुल नहीं होगा। इन कॉमन विथ अ व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन। अच्छा, क्यों सब साथ में आए हैं? ताकि कुछ प्राइवेट गेन कर सकें, बिजनेस कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या क्या फीचर्स दिए हैं? तो पार्टनरशिप फर्म किसके बेसिस पे होता है? एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है। तो जितने भी पार्टनर होंगे उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है ना। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, बट यहां पर विच इज मोर इंपॉर्टेंट, रिटर्न एग्रीमेंट्स आर मोर प्रेफरेबल। क्यों प्रेफरेबल? क्योंकि कभी भी डिस्प्यूट होगा सो यू हैव सम प्रूफ। ओरल एग्रीमेंट का प्रूफ जल्दी होता नहीं है। ओरल एग्रीमेंट में क्या होगा? आपको वहां पर विटनेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बट रिटर्न एग्रीमेंट में क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर एवरीथिंग इज रिटन प्रॉपरली। तो यहां पर प्रेफर करने को बोला जाता है कि डोंट गो विथ ओरल एग्रीमेंट, गो विथ रिटर्न एग्रीमेंट। बट क्या ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है? आंसर इज यस, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। एक एक करके हम देखेंगे यहां पर। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। इट कुड बी written or oral. A written agreement is preferred so that it can be used as a proof in the court of law. Written agreement का क्या होता है? कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रूफ दे सकते हो। एंड सच रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। नंबर ऑफ पार्टनर्स, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मिनिमम 2, कम से कम 2 होने चाहिए। Partners are needed to start partnership firm and the maximum number of partners are 50. Maximum number कितना है? 50 according to the Companies Act 2030. तो मिनिमम है यहां पर 2 और मैक्सिमम है 50। ठीक है, मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 50। लॉफुल बिजनेस, कौन सा बिजनेस होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं कर सकते हो। सो बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट। ऐसा कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते हो जो स्टेट ने अलाउ ना किया। अगर अलाउ नहीं किया है तो आप वो बिजनेस कर सकते नहीं हो। The definition of partnership also does not permit any illegal business। अगर आप कोई illegal business भी करते हो तो पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो उसको अलाउ करता नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है इट शुड बी अ लॉफुल बिजनेस। कैसा बिजनेस होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस।
पॉइंट नंबर 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो कैसा एग्रीमेंट हुआ है? वो एग्रीमेंट हुआ है कि पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपस में शेयर करेंगे। अब ये शेयर कैसा हो सकता है? इट डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम डिसाइड कर सकते हैं कि इक्वल करना है या किसी रेशियो में करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 3 पार्टनर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, और इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो होना चाहिए 5:3:2। क्या होना चाहिए? 5:3:2, है ना? मतलब 50% इसका, 30% इसका और 20% इसका। तो ये इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर कहीं भी एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, ये रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे? हम यहाँ पे लेंगे इक्वल। क्या लेंगे? इक्वल। ठीक है। The purpose of partnership is to earn maximum profit. Partners have to share profits and losses according to the ratio given in the agreement. जैसा एग्रीमेंट में दिया है, जैसा एग्रीमेंट में दिया है उसी तरीके से आपको प्रॉफिट शेयर करना है। इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो, ध्यान दीजिए, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, अगर एग्रीमेंट में रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रपोर्शन नहीं दिया हुआ है, देन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग विल बी इक्वल। कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। गेटिंग इट एवरीवन? तो इस तरीके से यहां पर प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग होता है। तो अगर रेशियो दिया है एग्रीमेंट में तो रेशियो के अकॉर्डिंगली हम लोग शेयर करेंगे। अगर रेशियो नहीं दिया है तो फिर कैसे शेयर करेंगे? इक्वल बेसिस। नंबर 5, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहां पर जो पार्टनर्स होगा उनकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। मतलब अगर बिजनेस का प्रॉपर्टी इनफ नहीं है तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर लिया जाएगा और उसको बेच करके जो क्रेडिटर से अपना पैसा लेंगे। सो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या क्या बोला है? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। अच्छा, अनलिमिटेड का मतलब तो क्लियर है कि अगर बिजनेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाई तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़ेगी। बट व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट एंड सेवरल? जॉइंट का मतलब होता है सब लोग मिलकर, सब लोग मिलकर ये लायबिलिटी ओन करेंगे, है कि नहीं? अब समझिए यहां पर partner P, partner Q and partner R. These are the 3 partners. अब यहां पर कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन रॉन्ग ले लिया। किसने ले लिया? P ने एक डिसीजन रॉन्ग ले लिया और उसकी वजह से लॉस हो गया, और ऐसा लॉस हो गया कि अब बिजनेस बंद करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो मिस्टेक किसका था? मिस्टेक P का था। बट ये जो लायबिलिटी आई है, ये लायबिलिटी कैसी है? लायबिलिटी है जॉइंट, है ना? तो इसमें पैसा किससे वसूला जाएगा? सिर्फ पी से वसूला जाएगा या क्यू और आर से भी लिया जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर? सो ऑल पार्टनर्स विल बी जॉइंटली लायबल टू पे दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी। सबकी लायबिलिटी इसमें आती है। एंड थर्ड वन इज सेवरल। सेवरल का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पर सबकी अपनी अपनी लायबिलिटी भी है, बट इन केस सपोज यहाँ पर जो लायबिलिटी आया था, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, हर एक को यहाँ पर 2 लाख रुपीज भरना था। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है ना? और ऐसे केस में क्या हो गया? मिस्टर पी भाग गए, मिस्टर पी भाग गए। अब उनका कोई ट्रेस नहीं है, कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो जो 6 लाख रुपीज की लायबिलिटी है, सबको 2-2 लाख देना था ना। अब ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब यहाँ पर क्यू एन आर से वसूला जाएगा। इंस्टीड ऑफ 2 लाख ये कितना देगा? 3 लाख। और आर भी कितना देगा? 3 लाख। क्यों ऐसा? क्योंकि इनकी लायबिलिटी कैसी थी? सेवरल। सर अगर दूसरा पार्टनर भी भाग गया तो? पी भी भाग गया, क्यू भी भाग गया, तो क्या होगा? ये जो आर है, आर को पूरा का पूरा 6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज सेवरल, है ना? सो लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। दैट इज पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। मतलब जब तक उनके पॉकेट में लास्ट
कॉइन भी बचा हुआ है, 1 रुपी भी बचा हुआ है, तब तक वो लाइबल होंगे. If assets of the business is not sufficient to pay the liabilities, then personal property of the partners can be used. If any of the partner is declared insolvent, अगर कोई partner insolvent declare हो जाए, then his liability will be borne by solvent partner. तो जो बाकी solvent partner हैं, वो लोग उसकी liability को भरेंगे. ठीक है. पॉइंट नंबर 6, क्या आपको ये पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कराना पड़ता है? लेट अस चेक. Registration of the partnership form is compulsory only in the state of Maharashtra. तो इसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ कहां पर कंपलसरी है? महाराष्ट्र में कंपलसरी है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005. According to the Indian Partnership Act 1932, registration of partnership firm is optional. It means a firm may or may not be registered. तो एक्ट में देखा जाए तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपको रजिस्टर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बट महाराष्ट्र में इट इज कंपलसरी. ठीक है. Registration of the firm merely certifies its existence and it is a process of entering the name of partnership firm in the register of registrar. तो जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रार है उसके रजिस्टर में हमारे कंपनी का नाम आ जाए, हमारे फर्म का नाम आ जाए, इसका सिर्फ वहां तक काम है. प्लस अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म हो तो कोई आप पर भी केस कर सकता है और आप भी किसी और पर केस कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन अगर आपका सपोज फर्म रजिस्टर नहीं है और किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया तो आप किसी पे केस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपका फर्म ही रजिस्टर नहीं है. तो यहां पर रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. पॉइंट नंबर 7, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. यहां पर जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है कैसा है? जॉइंट है. पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके पूरा का पूरा फर्म को मैनेज करेंगे, किसकी क्या एक्टिविटी होगी, कैसे हैंडल किया जाएगा. या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर बाकी सभी लोगों के लिए क्या करे? मैनेज करे. ठीक है. ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. हर एक पार्टनर को ओनर है, या हम कह सकते हैं जॉइंट ओनर है, मतलब अकेला ओनर नहीं है, मिलकर के ओनर है फर्म के. सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज. कोई भी पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता. ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट इन मैनेजिंग द फर्म. अगर उनको मैनेज करना है तो इक्वल राइट्स हैं, वो भी मैनेज कर सकते हैं. सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. तो सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. कैसा रिलेशनशिप? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. ईच पार्टनर वर्क्स इन टू फोल्ड कैपेसिटी. हर एक पार्टनर का 2 फोल्ड कैपेसिटी है. कैसा? पहला है प्रिंसिपल और दूसरा है एजेंट. अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म, है ना. हर एक पार्टनर जो है वो फर्म का ओनर है ना, प्रिंसिपल है. विथ आउटसाइडर, सामने वालों के लिए, बाहर वालों के लिए वो फर्म का क्या है? प्रिंसिपल है. एंड विथ अदर पार्टनर ही एक्ट एज एन एजेंट. और दूसरे पार्टनर का क्या है? एजेंट है. मतलब बाहर वालों के लिए तो प्रिंसिपल है, मालिक है, बट दूसरे पार्टनर्स के लिए वो क्या है? एजेंट है. मतलब एक पार्टनर ने अगर कुछ बात बोल दी या किसी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया तो ऐसा माना जाएगा कि वो सभी पार्टनर्स ने मान्य किया है. इसी को हम बोलते हैं एजेंट रिलेशनशिप, क्योंकि एजेंट को अधिकार होता है अपने ओनर का काम करने का. ठीक है. पॉइंट नंबर 9, डिसोल्यूशन. अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर. अगर पार्टनरशिप को आपको डिसॉल्व करना है, बंद करना है, शटर डाउन करना है, तो वो भी आप एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं. इफ अ पार्टनर वांट्स टू क्लोज द फर्म, ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 डेज नोटिस. 3 पार्टनर्स या 4 पार्टनर, जितने भी पार्टनर है उसमें से किसी एक को क्या करना है? फर्म को डिसॉल्व कराना है, बंद कराना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा कि मैं ये फर्म छोड़कर जाना चाहता हूं या ये फर्म हमें बंद करना है. द फर्म कैन also be dissolved if a partner dies or retire. अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या कोई पार्टनर इनसेन हो गया. इनसेन मतलब पागल हो गया.
तो ऐसे केस में भी फर्म क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बंद हो जाता है. गेटिंग इट एवरीवन? नेक्स्ट पार्ट इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने देखा, ये क्या होता है, ये होता है एग्रीमेंट. और ये एग्रीमेंट में पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे के सारे हम टर्म्स एंड कंडीशन लिख करके रखते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम इसकी मदद से सॉल्व कर सकेंगे. अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है तो हम उसी रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे. लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो हम इक्वल बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे. ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में बस इतना ही है. आगे देखेंगे प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सबसे पहली बात इसमें कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में, कि प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो अभी अभी हमने बात किया कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो हम इक्वल रेशियो लगाएंगे. कैसा रेशियो लगाएंगे, इक्वल, अदरवाइज ऑन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस. नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. आप जो कंपनी से या फॉर्म से विड्रॉ करते हो, ड्रॉ करते हो, है ना, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करने की अगर बात की गई है तो उसको कौन से रेट पे लिया जाएगा और कितने मंथ के लिए लिया जाएगा. एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन देन एवरेज ऑफ 6 मंथ. अगर आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया गया है तो आपको कैसा लेना है, एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट इन चार्ज ऑन ड्रॉइंग. तो आपको 6 मंथ का जो इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से ही यहाँ पर क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट की बात की गई है, इफ द पार्टनर प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज लोन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन. अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, 6% इंटरेस्ट इज अलाउड. ठीक है. नेक्स्ट, interest on capital. If the capital, sorry, if the partnership deed is silent about interest on capital, then interest is not allowed. अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो ही इंटरेस्ट मिलेगा. बराबर है. सो इस तरीके से देखा हमने कुछ असेंशियल पार्ट. तो सबसे पहले जो हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था कि अगर आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करना है तो कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे, वहां पर हमने सीखा था हमें बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है. तो यहाँ पर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की जब हम बात कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, तो जैसा कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जर्नल एंट्री. वेयर वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जर्नल एंट्रीज. उसके बाद उस जर्नल का ट्रांसफर किस में हुआ, लेजर में. लेजर से हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस और कुछ एडजस्टमेंट. उससे हमने प्रिपेयर किया फाइनल अकाउंट. और फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है. So every businessman is interested to find out net profit or net loss of business. कोई भी बिजनेसमैन हो, छोटा से छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, हर एक बिजनेसमैन को यहाँ पर चाहिए रहता है कि उसको पता हो उसका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है. Therefore businessman prepares final account और इसी के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है. At the end of each financial year, as per the Income Tax Act, financial year ends on 31st March every year. हर साल 31st मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है.
दैट इज द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो यहाँ पर ईयर कंसीडर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट आर द बेस ऑफ फाइनल अकाउंट। जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे आप जरूर वहां पर क्या क्या देखेंगे, ट्रायल बैलेंस है या नहीं है, और उसके साथ में एडजस्टमेंट दिया है क्या। सो दीज आर दी बेस ऑफ फाइनल अकाउंट। एज वी नो, a list of debt and credit balances of all ledger account is called as trial balance। तो ट्रायल बैलेंस हमें पता है ऑलरेडी, जितना भी डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है हम लोग एक जगह पर उसको नोट करते हैं। दिस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद इस ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। So this we already know। फाइनल अकाउंट का रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। हमने देखा कि बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा उसको अपना प्रॉफिट पता होना चाहिए और उसके लिए वो हमेशा क्यूरियस रहता है। तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट की मदद से हम क्या असर्टेन कर सकते हैं, वी कैन असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। नंबर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, है ना। अगर लॉस हुआ है तो लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, वो ध्यान देना। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दैट इज असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसके कितने असेट है और कितने लायबिलिटीज है, ये पता करने के लिए भी बिजनेस क्या करता है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है। पॉइंट नंबर 4, टू प्रिपेयर वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से क्या बेनिफिट मिलता है, आपको फ्यूचर प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि आपके सामने सारे डेटा अवेलेबल होते हैं कि कौन से सेक्टर से कितना प्रॉफिट हुआ, कौन सा प्रोडक्ट बेच करके कितना आपको अमाउंट मिल रहा है, राइट। टू नो द अमाउंट रिसीवेबल एंड अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। हमारे डेटर कितने हैं, हमारे क्रेडिटर कितने हैं, कितना रिसीवेबल है, कितना पेबल है, ये पता चलता है। टू नो द सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड देयर एप्लीकेशन फॉर एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। हमारे पास पैसा कहां से आया, लोन से आया, पार्टनर से आया, कितना कैपिटल आया, और कितना पैसा हमने कहाँ लगाया, फिक्स्ड एसेट में कितना लगाया, वर्किंग कैपिटल में हमने कितना लगाया, और कितना हमने रिजर्व्स में रखा हुआ है, ये सब का भी पता चलता है। पॉइंट नंबर 7, टू फाइंड आउट वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज। बहुत सारे अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं जो आप 12th स्टैंडर्ड में एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द सिलेबस, है ना, लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे, जहां पर आपको पता चलता है कि हम प्रॉपर रेशियो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू बैंक फॉर लोन पर्पस। कई बार आपको लोन लेना होता है तो बैंक वाले खुद बोलते हैं कि हमें आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, है ना। टू ascertain the value of goodwill of the firm in the case of admission, retirement, death of partner and dissolution of the firm। ये सारे ही केस में कहीं ना कहीं आपको ये डिफाइन करना होता है कि आपकी कंपनी कितना अर्न करती है, कितने असेट्स और लायबिलिटीज हैं, उसको शो करने के लिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये कुछ नेसेसरी हमने देखी, और साथ ही साथ इनकम टैक्स एक्ट है या सेल्स टैक्स के लिए भी हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फाइनल अकाउंट जैसा कि 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दिया हुआ है। डेबिट साइड में आपको क्या दिखाई देता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मेट पे आप गौर करेंगे, फॉर्मेट में हमने बनाया यहाँ पर पर्टिकुलर, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, देन पर्टिकुलर, इनर कॉलम अमाउंट और आउटर कॉलम का अमाउंट। सो डेबिट साइड के आप पार्ट देखेंगे तो सारे के सारे एक्सपेंसेस है, बट कौन से एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड में जो सेल्स है वो क्या है, डायरेक्ट इनकम। तो यहां पर हम सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस
और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें आप देखिए ओपनिंग स्टॉक के बाद हमने परचेसेस लिखा हुआ है और परचेस में से जो भी रिटर्न्स हुए हैं उसको हम माइनस कर देंगे। साथ ही साथ डेबिट साइड में वेजेस आ जाएगा और भी जो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस के आइटम्स हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम होता क्या है उसको समझ लेते हैं। सो इन 11th स्टैंडर्ड हमने ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट पहले ही देख लिए। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बोथ दी अकाउंट्स आर नॉमिनल इन नेचर। बोथ दी अकाउंट्स आर नॉमिनल इन नेचर। नॉमिनल होने का मतलब क्या होता है? डेबिट में आप एक्सपेंसेस लिखोगे, क्रेडिट में आप इनकम लिखोगे। लेकिन जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो स्पेसिफिकली डेबिट साइड में होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होना चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में होना चाहिए डायरेक्ट इनकम। तो ये जो वर्ड है डायरेक्ट, व्हाट डज इट मीन? डायरेक्ट का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री। अभी देखो आपका जो बिजनेस है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो आपकी फैक्ट्री जहां पर प्रोडक्शन होता है और दूसरा होता है आपका ऑफिस जहां से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बात समझ में आ रही है ना? फैक्ट्री से क्या होता है? सो बिजनेस is run with the help of two things. One is factory and another one is office. जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन। और ऑफिस में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। यस। तो जहां पर बात प्रोडक्शन की होती है, मतलब हमारा कोई भी ऐसा कॉस्ट, चाहे वो हम लेबर को वेजेस पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो? वेजेस। या फिर हमने फैक्ट्री का इंश्योरेंस निकाला हो, कोई भी यहां पर एक्सपेंडिचर आप ले लीजिए जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। जैसे आप स्टॉक परचेस कर रहे हैं, परचेस ऑफ स्टॉक। अच्छा, ये स्टॉक का करेंगे क्या? ये आप फैक्ट्री में यूज करेंगे प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो ये भी तो फैक्ट्री के लिए हो गया। तो जो भी आपका फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है उसे आप कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो इनकम आपको मिलता है फैक्ट्री से या फैक्ट्री की वजह से, उसे आप कहते हैं डायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जांपल सेल्स, है ना? सेल क्या होता है? आपने जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया उसी को आप बेच रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा डायरेक्ट इनकम। वेर एज ऑफिस में जो आपका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो चाहे उसमें आप ऑफिस का रेंट पे कर रहे हो, या ऑफिस वर्कर की सैलरी पे कर रहे हो, या आप टेलीफोन का बिल पे कर रहे हो,
ये सब क्या है? ये है इनडायरेक्ट, मतलब जो सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। क्या इन सब के बिना प्रोडक्शन हो सकता है? आंसर इज यस। अगर मैं ऑफिस नहीं भी रखूं तो भी मेरे वर्कर आकर के काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या बिना स्टॉक के प्रोडक्शन हो सकता है? आंसर इज नो। क्या बिना वेजेस दिए प्रोडक्शन हो सकता है? आंसर इज नो। है कि नहीं? तो जहां पर प्रोडक्शन के लिए खर्चा हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इन नेचर। क्या कहते हैं? डायरेक्ट इन नेचर। और जहां पर ऑफिस के ऊपर खर्चा हो रहा है तो हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन नेचर। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इन नेचर। देयरफॉर जो फैक्ट्री का एक्सपेंस होगा या इनकम होगा वो कहां जाएगा? वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। और जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट नेचर का है। कौन से नेचर का है? इनडायरेक्ट नेचर। So done for the day. Thanks a lot for watching. In the next lecture, we will learn the content of trading account and profit loss account along with balance sheet. तब तक के लिए bye bye. शुक्रिया, शब्बा खैर, sayonara. Bye bye everyone.